हेलो नमस्कार साथियों। आज आप सबके सामने क्लास 9 का जहां तक बताए थे उसके आगे चर्चा करने वाले हैं। इसको बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी वीडियो हम आप तक पहुंचाए हैं रिकॉर्ड करके, इस वीडियो को फॉरवर्ड किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। जितना हो सके उतना फॉरवर्ड किया कीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक है हमारा जीव द्रव। जीव द्रव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का क्या योगदान होता है किसी भी कोशिका में, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले। यहाँ पर देख लीजिए, फोटो बना दिए प्रोटोप्लाज्म का। इसका होता है क्या चीज कि प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। ये प्रोटोप्लाज्म जो है दो शब्द से मिलकर बनी हुई है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और प्लाज्मा का मतलब होता है स्टेज, मीन्स अवस्था या स्थिति, या किसी भी कोशिका की अवस्था को बतलाने वाले फर्स्ट स्टेज में है कि इसके बारे में बतलाने वाले को हम बोलते हैं क्या चीज, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जीव द्रव किसी भी कोशिका के निर्माण की प्राथमिक अवस्था होता है। जो यहाँ पर अब लोग सेल के बारे में चर्चा किए थे, प्राण सेल या फिर एनिमल सेल, पादप कोशिका या जंतु कोशिका, उसमें जो साइटोप्लाज्म जो होती है ये सबसे पहले निर्धारण करती है कि वह कोशिका किस अवस्था में होगा। इसको निर्माण में सबसे पहले योगदान किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म का। तो जैसे कि हम आपको प्लांट सेल का जो फोटो बनाया था उसमें जो लिक्विड मटेरियल वहां पर पाई जाती थी, इसी को बोलते प्रोटोप्लाज्म। फिर उसके बाद प्रोटो का मतलब बताया क्या चीज होता है। प्रोटो का मतलब फर्स्ट होता है और प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, स्टेज होता है। प्रोटो का मतलब फर्स्ट और प्लाज्मा का मतलब स्टेज। स्टेज का मतलब अवस्था या फिर स्थिति, अवस्था या स्थिति। जीव द्रव का निर्माण विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक से होता है। अकार्बनिक यौगिकों से होता है। हम लोग जितना भी कार्बनिक कंपाउंड या फिर अकार्बनिक कंपाउंड जो देखते हैं, यहाँ पर जीव द्रव का अगर निर्माण करना हो तो अकार्बनिक यौगिक या फिर कार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको मिलाने से किसका निर्माण होता है, तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। आपसे पूछी जाएगी कि प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किसको मिलने से होता है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है। फिर इसके बाद इसमें ही सभी कोशिकांग तैरते हैं। हम लोग जो प्लांट सेल बनाए थे इस प्रकार से, ये बीच में हमारा था क्या चीज, न्यूक्लियस, केंद्रक, और इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, या फिर एनिमल सेल बनाए थे तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्जी बॉडी हो गया, या फिर राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। जितना भी कोशिकांग होते हैं ये किसके अंदर तैरते हैं, तो ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ये सब जो देख रहे हो ये सब, ये हमारा प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म में ही जितनी भी हमारे पास अति कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हो गया राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब जितना भी देख रहे हैं इसी के अंदर वो फैलते हैं, यानी तैरने का काम करते हैं। फिर उसके बाद ये बात याद रखना, कोशिकांग किसके अंदर तैरते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर तैरते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको पहली बार समझा दिया था। तथा सभी का पोषण भी यहाँ से प्राप्त होता है। अगर जो जैसे कि राइबोसोम का पोषण, जितना भी हमारे पास इस सेल के अंदर में कोशिकांग मौजूद होती है, इसको अगर पोषण की बात किया जाए, न्यूट्रिएंट्स की बात किया जाए, तो इस न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो प्रोटोप्लाज्म से होता है। कहाँ से होता है, प्रोटोप्लाज्म से होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे सेल में जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, तो उसकी न्यूट्रिशन प्रोटोप्लाज्म से मिलता है। और प्रोटोप्लाज्म का निर्माण कैसे होता है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक को मिलने से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। प्रोटो का मतलब क्या होता है, तो प्रोटो का मतलब फर्स्ट होता है और प्लाज्मा का मतलब स्टेज होता है। याद करते जाइएगा मेरे साथ। फिर उसके बाद भोजन वह अन्य पदार्थ है पचने के बाद अंतिम रूप से यहाँ पहुंचता है। अच्छा, यहाँ पर जैसा त्रुटि लिखा हुआ है कि भोजन वह अन्य पदार्थ है, जैसे कि इस कोशिका को जितना भी भोजन पोषण प्राप्त हुआ, पचने के बाद ये कहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है, इसको पाचन होने के बाद कहाँ इकट्ठा हो जाता है। भोजन देने का काम भी प्रोटोप्लाज्म का है और इकट्ठा भी कहाँ हो जाता है पचने के बाद, तो प्रोटोप्लाज्म में हो जाता है। भोजन पच जाता है भी तो कहाँ जाकर जमा हो जाती है, अंतिम रूप से कहाँ पर जाकर पहुंच जाती है, प्रोटोप्लाज्म के पास पहुंच जाती है। तो ये भी बात याद रखना कि इसका निर्माण कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक से होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और
इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है। दूसरी बात बताए कि पोषण, इसमें जितना भी कोशिकांग होते हैं इसको पोषण देने का काम भी कौन करता है? प्रोटोप्लाज्म करता है। दूसरी बात, फिर उसके बाद सभी रासायनिक अभिक्रियाओं कोशिका के जीव द्रव में ही संपन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब केमिकल रिएक्शन, जितना भी कोशिका के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ये सब संपन्न कहाँ होता है जाकर के? सभी कहाँ पर होते हैं? तो याद रखना, प्रोटोप्लाज्म में होता है, जीव द्रव में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी कि जीव द्रव में अति रासायनिक अभिक्रियाएं जो कोशिका के अंदर में होती है वो कोशिका के किस भाग में होता? तो उस स्थिति में आपको आंसर बताना है, जीव द्रव में होता है। जितनी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है कोशिका के अंदर वह जीव द्रव में संपन्न होता है। फिर उसके बाद सब हकले, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है हकले, ये जो देख रहे हो हकले, ये हकले एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था कि हकले ने जीव द्रव को जीवन की भौतिक आधारशिला, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था। बताया था कि ये जो प्रोटोप्लाज्म जो है हमारे पास, ये प्रोटोप्लाज्म जो सभी कोशिकाओं को भोजन देने का काम करता है, पोषण देने का काम करता है, अंततः में उसके बाद वो पचने के बाद अंतिम रूप में यहीं पर पहुंचता है। तो इसलिए ये हकले ने कहा क्या चीज कि जीव द्रव जो है वह भौतिक आधारशिला, जीवन की भौतिक आधारशिला, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसको बोला कि जीवन की भौतिक आधारशिला जो है, कोशिका की अगर भौतिक आधारशिला बोला जाए, जीवन की भौतिक आधारशिला बोला जाए तो किसको कहा था? जीव द्रव को कहा था। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि जीवन की भौतिक आधारशिला किसे कहा जाता है? तो जीवन की भौतिक आधारशिला किसे कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, जीव द्रव को कहा जाता है। फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्म का दो भाग होता है। प्रोटोप्लाज्म का कितने भाग में बांटा गया है? प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, एक को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव और न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है केंद्रक द्रव। साइटोप्लाज्म का मतलब कोशिका द्रव और न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब केंद्रक द्रव। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, कहां पर मिलती है, और न्यूक्लियोप्लाज्म कहां पर मिलता है? तो यहां पर लिखा हुआ है कि संपूर्ण कोशिका में उपस्थित जीव द्रव साइटोप्लाज्म कहलाता है। आप जितने भी कोशिका देखते हो, वहां पर जितने भी कोशिका देखते हो और वहां पर जो जीव द्रव उपस्थित होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या चीज? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। जैसे कि प्लांट सेल का बनाया था और यहाँ पर जो जीव द्रव देख रहे थे, इस जीव द्रव को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। लेकिन इसके अंदर जो केंद्रक पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस में जो लिक्विड मटेरियल होता है, इस लिक्विड मटेरियल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि केंद्रक द्रव कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड मटेरियल को केंद्रक द्रव कहा जाता है, लेकिन सेल के अंदर उपस्थित लिक्विड मटेरियल को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइटोप्लाज्म के कितनी प्रकार है, कितनी भागों में बांटा गया है? तो साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा गया है। एक है क्या चीज? प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में बांटा गया है। साइटोप्लाज्म पहला नंबर और दूसरा नंबर न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? कि जितने भी हम कोशिका देखते हैं, इस कोशिका में जो लिक्विड मटेरियल होती है, जो ठोस लिक्विड मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन केंद्रक के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव। तो ये थी क्लास आपको साइटोप्लाज्म के बारे में। फिर इसके बाद नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगली बार हमको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।